हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग लगातार यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीईओ को लेकर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज को कवर कर रहे थे और इस सीरीज के अंतर्गत आज ये हम लोगों की 14वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग अफ्रीका की सभी नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की हुई थी उसमें हम लोग एशिया की नदियों को कवर कर चुके हैं और आज हम लोग अफ्रीका की नदियों को देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये तो पहले ही बता दिया था कि नदियों से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। बाद बाकी अफ्रीका की नदियों के संदर्भ में एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ की नदियों पर कुछ प्रमुख बांध बनाए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार प्रश्न पूछता है। तो उन बांधों पर भी आप अपनी विशेष नज़र बना के रखना। बाद बाकी जैसे क्वेश्चन मैंने आपको एशिया की नदियों के अनुसार बताए थे वही क्वेश्चन आपको अफ्रीका की नदियों के अनुसार भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नील नदी की, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो सबसे पहला फैक्ट तो यही याद रखिए कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 6,650 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दुनिया की कुछ बड़ी नदियों को लिख दे और फिर बोल दे कि उपयुक्त को इनकी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि किस महाद्वीप की कौन सी सबसे लंबी नदी है, दुनिया की सबसे कौन सी लंबी नदी है। दुनिया की 4-5 सबसे लंबी नदियों के नाम अच्छे से और उनकी लंबाई को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 6,650 किलोमीटर। ठीक है, अब देखें तो जो नील नदी है वो विक्टोरिया झील से निकलती है और फिर कहाँ बहती है? युगांडा में, सूडान में, फिर दक्षिणी सूडान और फिर मिस्र होते हुए सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए यह भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसका उद्गम कहां से होता है? विक्टोरिया झील से। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि नील नदी का उद्गम कहां से होता है? तो विक्टोरिया झील से। किन किन देशों में बहती है? तो युगांडा, सूडान, दक्षिणी सूडान और मिस्र। और आपको ध्यान रखना है कि यह सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को भी पार करती है या फिर पूर्वी भाग से गुजरती है। और मिलती कहां पर है ये? तो ये मिलती है भूमध्य सागर में। ठीक है, थोड़ा सा मैप पे मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, जो रेड दिख रही है ये आपको है, ये आपकी है नील नदी। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो विक्टोरिया झील देखो ये है, यहां से ये निकल रही है और फिर इस तरीके से उत्तर में बहते हुए ये जो आपका मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर है वहां पर गिरती है। अब इसके बारे में और फैक्ट देखें तो इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो किन किन देशों में है? तो रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, इरिट्रिया, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसे शॉर्ट में डीआर कांगो कहते हैं, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा और मिस्र। यानी कि इन देशों की नदियां भी यहीं पर नील नदी में अपना जल गिराती हैं और फिर नील नदी बहते हुए भूमध्य सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो नील नदी के अपवा बेसिन के भाग कौन कौन से देश हैं? रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, इरिट्रिया, डीआर कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा और आपका हो गया मिस्र। ठीक है, इतने देश नील नदी के अपवा बेसिन में शामिल हैं। अब देखो, नील नदी दो शाखाओं में बहती है। आपको मैं मैप पे दिखाऊं जरा। तो एक तो ये जो रेड कलर से यहां पर इंडिकेट किया गया है ये हो गई आपकी श्वेत नील। ठीक है, और जो ये नीली कलर से है इंडिकेट की गई है ये है नीली नील। ठीक है, जिसे ब्लू नील कहते हैं।
तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर आप देखेंगे टाना झील से निकलती है और फिर ये खार्तूम यहाँ पर एक जगह है, यहाँ ये श्वेत नील से मिल जाती है। ठीक है, तो अगला फैक्ट आपको यही याद रखना है कि नील नदी की एक शाखा ब्लू नील टाना झील से निकलकर खार्तूम नामक स्थान पर श्वेत नील में मिल जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको मैप पे दिखाया, यहाँ पर टाना झील है और यहाँ से ये ब्लू नील नदी निकल रही है और फिर ये खार्तूम नामक स्थान पर श्वेत नील में मिल जाती है। ठीक है, तो खार्तूम का नाम ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा चुका है कि ब्लू नील किस स्थान पर श्वेत नील से मिलती है, तो ये खार्तूम नामक स्थान पर। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो नील नदी है वो नासिर झील से होते हुए मिस्र में प्रवेश करती है। तो नासिर झील मिस्र में है। जब हम लोगों ने विश्व के झीलों की बात की थी तब बताया था कि नासिर झील कहाँ पर है, मिस्र में, और इसी से होते हुए नील नदी मिस्र में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर नासिर झील है यहीं पर और यहीं से होकर नील नदी मिस्र में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद एक देखो फैक्ट और याद रखें कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बांधों की। जैसा कि मैंने कहा था कि अफ्रीका की नदियों पर विभिन्न बांधों का निर्माण किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मिस्र में देखें तो नील नदी पर आस्वान बांध बना हुआ है जो विद्युत उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। सूडान में देखें तो नीली नील पर यानी कि जो ब्लू नील है उस पर सेन्नार बांध बना हुआ है, और ओबन बांध जो है वो कहाँ पर है, वो है श्वेत नील पर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, आस्वान, सेन्नार और ओबन बांध नील नदी पर बने हुए हैं। इनकी अगर हम लोग लोकेशन की थोड़ी सी बात कर लें तो मिस्र में आस्वान बांध है, सूडान में सेन्नार बांध है, और श्वेत नदी पर ये ओबन बांध भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तीनों बांधों के नाम आप याद कर लें और देख लें कि कौन सा मिस्र में है और कौन सा सूडान में। तो ये हो गई आपकी नील नदी। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। अब हम लोग बात करते हैं अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी पर। ठीक है, तो अफ्रीका की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है कांगो नदी। ठीक है, और ये ध्यान रखना, कांगो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जो कि है जायरे। तो कहीं पर अगर आपको कांगो लिखा मिले या फिर जायरे लिखा मिले, बात एक ही है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कांगो नदी है या फिर जो जायरे है वो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका अपवाह बेसिन नील नदी से भी बड़ा है, ये भी ध्यान रखना। अब्बा बेसिन आप समझ ही गए कि जिन जिन क्षेत्रों की नदियां इस नदी में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, तो वो जो जितनी भी नदियां होती हैं, जो पूरा वो क्षेत्र होता है, उसी को अपवाह बेसिन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कांगो नदी का अपवाह बेसिन नील नदी से भी बड़ा है। ठीक है, अब देखें तो जो ये कांगो नदी है ये कांगो गणराज्य से निकलती है, और इसके बारे में एक विशेष फैक्ट ये है जो हर बार पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में, कि यह 2 बार विषुवत रेखा यानी कि जो भूमध्य रेखा होती है उसको काटकर अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। तो इसका उद्गम देखो कहां से हो रहा है, कांगो गणराज्य से, फिर ये 2 बार विषुवत रेखा को काटती है और अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। थोड़ा सा मैप पे देखो तो ये है आपकी कॉन्गो रिवर। ठीक है, ये देखो यहां से निकल रही है और फिर
यहीं पर क्या होगा कि आप देखेंगे ये आपकी भूमध्य रेखा हो जाएगी और भूमध्य रेखा को ये पहले यहाँ काटेगी, फिर यहाँ काटेगी और फिर ये अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देगी। ठीक है, और ये जो पूरा देश है ये कौन सा है, ये है कॉन्गो गणराज्य। ठीक है, तो यहीं से ये निकलती है और इस तरीके से देखो उत्तर की तरफ बहती है, फिर यहाँ काटा इसने भूमध्य रेखा को, फिर यहाँ काटा और फिर अटलांटिक महासागर में अपना जल इसने गिरा दिया। ठीक है, बाद बाकी एक चीज ध्यान रखना कि जहां जहां कॉन्गो नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वहां पर कॉन्गो गणराज्य विस्तृत है। अब मैप में थोड़ा आप देखेंगे तो ये पूरा कॉन्गो गणराज्य है और यहाँ पर देखिए ये जहां जहां ये पूरी नदी बह रही है यहाँ पर कोई भी नदी इससे मिलती भी होगी, यानी कि जहां से ये जल ग्रहण करती होगी तो वो पूरा क्षेत्र कॉन्गो गणराज्य ही है। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉन्गो नदी की। अब इस पे देख लेते हैं, कॉन्गो नदी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध स्थित है जिसका नाम क्या है, इनगा बांध। ठीक है, क्या नाम है, इनगा बांध, तो नाम याद रखना। अब देखो यहाँ से मोस्टली जो यूपीपीसीएस या फिर आरओ में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैं बताऊं बांध के संदर्भ में ये लोग क्या करते हैं, बांध दे देते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ दे देते हैं नदी। सबसे ज़्यादा पैटर्न यही पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ आपको बांध मिल जाएंगे, एक तरफ नदी मिल जाएगी, फिर कौन सा बांध किस नदी पर है ये आपको मिलाना होगा, नहीं तो आपको 4 बांध दे देगा, 4 नदी, और पूछ लेगा कौन सा युग्म इसमें सुमेलित है या फिर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इस तरीके का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो इनगा बांध कहाँ पर है, जायरे यानी कि कॉन्गो नदी पर। तो ये बात हो गई अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी की। अब देखो हम लोग बात करेंगे अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी की, जो कि है नाइजर नदी। तो अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी गिनी से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और इस पर कैंजी बांध बना हुआ है, तो यहां पर भी याद कर लीजिए कैंजी बांध कहां पर बना हुआ है, नाइजर नदी पर। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि नाइजर नदी को ऑयल रिवर भी कहते हैं और पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑयल रिवर भी कहते हैं और पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसके पीछे का तर्क जान लीजिए कि जो नाइजर नदी है उसकी घाटी में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है, इसीलिए इसे ऑयल रिवर कहते हैं। और जो इस नदी की घाटी में पेट्रोलियम या फिर जो क्रूड ऑयल है वो निकलता है तो उसका शोधन कहाँ पर किया जाता है, नाइजीरिया के इबादान शहर में, नाइजर के इबादान शहर में किया जाता है। ये भी फैक्ट याद रखना कि जो नाइजर नदी की घाटी से तेल निकलता है उसका शोधन जो है वो इबादान शहर में होता है। बाद बाकी नाइजर नदी की घाटी में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है, इसीलिए इसे ऑयल रिवर भी कहते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो ये इबादान है ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, शायद जब मैंने आपको विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कराए थे तो वहां पर मैंने इबादान के बारे में बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखना इबादान जो है वो नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है और नाइजर नदी की घाटी से जो तेल निकलता है उसका शोधन इस इबादान शहर में ही होता है। बाद बाकी अब देखो कि इसको पाम ऑयल रिवर भी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नाइजर नदी है वो पाम ऑयल को ले जाने हेतु जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, इसीलिए इसे पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैप में भी इसको देख लीजिए आप लोग। तो ये है नाइजर नदी, देखो यहाँ पर ये यहाँ से निकलती है गिनी से और फिर इस तरीके से बहते हुए यहाँ पर गिनी की खाड़ी है वहाँ पर ये गिरती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नाइजर रिवर। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि नाइजर रिवर पर कैंजी बांध है, इसको ऑयल रिवर कहते हैं।
जो तेल निकाला जाता है वो इबादान शहर में शोधन होता है उसका। इबादान नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है और यह नदी पाम ऑयल को ले जाने के लिए जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, तो इसे पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना कि जहां इसका मुहाना है वहां पर नाइजीरिया में हारकोट बंदरगाह स्थित है, ठीक है, जो खनिज तेल के निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। तो ये आपसे भी पूछा जा सकता है कि हारकोट बंदरगाह किस नदी पर है, तो नाइजर नदी पर। कहाँ पर? नाइजीरिया में, जहाँ पर ये देखो अपना मुहाना बना रही है यहाँ पर, तो यहीं पर कौन सा हारकोट बंदरगाह स्थित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, तो यहाँ देखते हैं लिम्पोपो नदी को। तो जो लिम्पोपो नदी है ये जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है, ठीक है। लिम्पोपो नदी जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है और यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटते हुए हिंद महासागर में गिरती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिए, ये रही आपकी लिम्पोपो नदी, ठीक है। ये कहाँ पर आप देखेंगे, तो ये जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर बहती है, ये देखो, ठीक है। जो ये पिंक से मैंने डिनोट किया है ये आपकी है लिम्पोपो रिवर और ये जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर बहती है। और यहीं से आप देखेंगे कि मकर रेखा निकलती है, तो ये 2 बार मकर रेखा को काटते हुए, ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके मकर रेखा निकलती है और मकर रेखा को 2 बार काटते हुए ये जो लिम्पोपो नदी है ये हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। तो ये बात हो गई लिम्पोपो नदी की। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो नदी है वो जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर बहती है, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी फैक्ट देखने को मिले हैं यहाँ से, क्योंकि देखो लिम्पोपो नदी है तो जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर, उसके बाद जब आप जाम्बेजी नदी देखेंगे तो ये जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर। तो इस तरीके के जो सिमिलर से फैक्ट बनते हैं वहां से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खूब प्रश्न पूछता है, क्योंकि यहाँ से आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं और जहां आप लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वहीं से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे जाम्बेजी नदी की। तो जाम्बेजी नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बहती है। याद कर लीजिए, जाम्बेजी जो नदी है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बहती है। ये देखिए, ये जाम्बेजी नदी है और ये जिम्बाब्वे और आप देखेंगे तो जाम्बिया की सीमा पर बहती है और ये भी अपना जल कहाँ पर देखो गिराती है, हिंद महासागर में। और इसके बारे में और अगर हम लोग बात करें तो जो करीबा बांध है, विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो करीबा बांध है वो जाम्बेजी नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखना करीबा बांध कहाँ पर है, जाम्बेजी नदी पर। बाद बाकी इसी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि विक्टोरिया जलप्रपात किन देशों की सीमा पर स्थित है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे। और नदी की बात करें तो जाम्बेजी नदी, तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, ठीक है। इसी नदी पर मोजाम्बिक में कहोरा बासा बांध स्थित है, ठीक है। तो 2 बांध इस पर हो गए, एक हो गया करीबा बांध और दूसरा हो गया काहोरा बासा बांध जो कि मोजाम्बिक में है, ठीक है। तो ये बात हो गई जाम्बेजी नदी की। अब हम लोग बात करें ऑरेंज नदी की। तो ये जो ऑरेंज नदी है ये दक्षिण अफ्रीका के ड्रैकेंस वर्ग पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। ये देखो आपकी रही ऑरेंज रिवर, कहाँ, ड्रैकेन वर्ष पर्वत से निकलती है यहाँ से और फिर पश्चिम में बहते हुए और अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना ये बनाती है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ऑरेंज नदी पर ही दक्षिण अफ्रीका में
ओग्रे बीज जलप्रपात स्थित है? ऑरेंज नदी पर दक्षिण अफ्रीका में ओग्रे बीज जलप्रपात स्थित है। तो जलप्रपात, बांध, ठीक है, ये दोनों चीजें विशेष रूप से आप लोग याद रखना। उसके बाद देखो अगली जो नदी है वो है बोल्टा नदी। तो बोल्टा नदी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये गिनी की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अगर हम लोग बोल्टा नदी की बात करें, यहाँ पर शायद मैप में बोल्टा नदी को दिया नहीं गया, हाँ ये है, देखो ये देखो यहाँ से ऐसे बहते हुए और फिर ये भी गिनी की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। और इस पर अगर हम लोग बांध की बात करें तो अका सोबो बांध बोल्टा नदी पर स्थित है, ठीक है। अका सोबो बांध कहाँ पर स्थित है? बोल्टा नदी पर। घाना में बोल्टा नदी बेसिन के उत्पादन घाना में बोल्टा नदी जो बेसिन है वो कोको के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन सीधा सा पूछा जा चुका है कि बोल्टा नदी बेसिन किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये कोको के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। बाद बाकी यहाँ के 3 स्थानों सेकोंदी, टकोरेदी, कुमासी और अक्रा को मिलाकर कोको त्रिभुज बनता है और ये स्थान कोको के उत्पादन व निर्यात हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये 3 स्थान इस नदी के माध्यम से मिलते हैं, सेकोंदी, टकोरेदी, कुमासी और अक्रा, और ये तीनों स्थान मिलकर कोको त्रिभुज का निर्माण करते हैं। और ये जो कोको त्रिभुज है ये कोको के उत्पादन व निर्यात हेतु विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये बात हो गई बोल्टा नदी की। बांध याद रखना, मुहाना कहाँ बनाती है और इसका बेसिन किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाद बाकी कोको त्रिभुज 3 स्थानों से मिलकर बनता है इसी नदी पे और ये कोको के उत्पादन हेतु और निर्यात हेतु विश्व प्रसिद्ध है। अब देखो ये जो 2 नदियां हैं एक बार पूछी जा चुकी हैं, ये कहीं देखने को भी नहीं मिलती हैं, जुब्बा और सेवैली। तो ये जो नदियां हैं ये इथोपिया और सोमालिया में बहती हैं और इसमें जो सेवैली है वो जुब्बा की सहायक नदी है। तो इनको भी याद कर लीजिए, जुब्बा और सेवैली ये 2 नदियां हैं जो इथोपिया और सोमालिया में बहती हैं। इसमें जो सेवैली है वो जुब्बा की ही सहायक नदी है। तो ये आपकी हो गई अफ्रीका की नदियां। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि यहाँ से क्या क्या करना है मुझे और कैसे इसको तैयार करना है। बाद बाकी जो भी मैं बताता चल रहा हूँ कि किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है या फिर किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, उनको ज़रा गौर से सुना करिए ताकि अंतिम समय में जब भी आप नोट्स या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हों तो जब वो बिंदु आए जहाँ से कि वास्तव में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाए और चीज़ों को वहाँ पर थोड़ा सा रुक कर और अच्छी तरीके से पढ़ें। तो ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।